नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अपराध की दुनिया में जाना माना नाम लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के राजस्थान में बढ़ते नेटवर्क पर पुलिस अब अंतिम प्रहार करने की मुहिम में जुट गई है। इसकी बानगी बीकानेर में देखने को मिली, जब गुर्गों को पकड़ने के लिए पुलिस के 400 जवानों ने एक घर को घेर लिया। इस दौरान पुलिस के खौफ से गैंग के सरगना के परिवार वाले रोते दिखाई दिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दोनों गैंग की रेगिस्तान में सक्रियता बढ़ी है और जिस तरह से आधुनिक हथियार पकड़े गए, उससे न सिर्फ प्रदेश में हथियारों की होड़ शुरू होने की आशंका है, बल्कि व्यापारियों और आम लोगों में डर भी बढ़ रहा है। इसलिए अब स्पेशल पुलिस गिरोह के तार को जड़ से काटना चाहती है। वैसे सवाल यह भी है कि आखिर गैंग के चंगुल में युवा क्यों और कैसे आ रहे हैं। पुलिस को इस पर भी चोट करना होगा, तभी गैंग के आतंक को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। वहीं राजस्थान में बढ़ते अपराध के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रशासन की आखिर क्या है तैयारी, इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा पुलिस अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको बयान दिखाते हैं। कुछ एक हमें जो जैसे जितना हम सोच रहे थे, कुछ एक जैसे बैंक खाते जितना हमें नॉलेज नहीं थी, उससे अतिरिक्त हमें बैंक की पासबुक्स मिली है। कुछ एक हमें एक आधे जिस हिसाब से कि जो छुपा रखे होंगे फोन्स वगैरह, वो भी कुछ एक ऐसे मिले हैं, क्योंकि एकदम उनको इस चीज का आइडिया ही नहीं था। ये एकदम वो स्तब्ध रह गए थे कि इस तरह से इतनी बड़ी उस पर टीम अभी आई है, इतने बड़े स्तर पर टीम आई है। और हमने पूरे गाँव में भी इस समय पूछताछ हम कर रहे हैं कि कोई और जिसका आना जाना हो तो उससे भी हम फिर आगे पूछेंगे, क्योंकि आज के समय पर जिस हिसाब से चल रहा है तो कौन पैसे देने आता है, इनको पहुंचा रहा है, कौन इनसे, ये जो अपराधी है किस हिसाब से उनसे संपर्क रखते हैं, अपने परिवार से किसके माध्यम से रखते हैं, वो बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। बीकानेर के कल सादुलगंज में एक व्यवसायी के घर पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में बीकानेर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर रखी है, जहां पुलिस कल गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर लूट करने भी पहुंची थी और उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई। बता दें कि कल बीकानेर के सादुलगंज स्थित व्यवसायी गणपत सायल और सुखदेव सायल के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है, नाकाबंदी की जा रही है। वहीं आईजी हेमंत शर्मा ने इस मामले को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की और बीकानेर जिले के तमाम आला अधिकारियों को बैठक में बुलाकर गैंगस्टरों पर नकेल कसने की बात कही। बता दें कि जहां सायल परिवार ने बताया कि रोहित गोदारा गैंग से उन्हें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद यह फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। वहीं बता दें कि पूरी मामले को लेकर गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस घटना की जिम्मेवारी ली है और वहीं दूसरी ओर रोहित गोदारा का भी नाम आ रहा है। अब पुलिस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पुलिस जब आधिकारिक बयान देगी उसके बाद ही आगे घटना का कुछ खुलासा हो पाएगा। मैं साथी कैमरामैन राजेश संगानी के साथ गिरिराज बादानी, एनडीटीवी बीकानेर। तो पुलिस अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं वो हमने आपको दिखाया, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है और लगातार अब अंतिम प्रहार की तैयारी है। यानी कि ये जो पूरा गैंग चल रहा है इसकी जड़ें काटने की तैयारी है और कहां से फंडिंग आ रही है, कहां पर इनके हथियार सप्लाई हो रहे हैं। पहले तो रंगदारी मांगा करते थे और व्यापारियों को डराया धमकाया करते थे और ये सब कुछ जेल से नेटवर्क चल रहा था, लेकिन अब इस फॉर्मेट के अंदर बदलाव हुआ है और अब ये हथियार सप्लाई भी करने लगे हैं। और बीते कुछ समय से जो हथियार मिले भी हैं उससे इनका क्या कनेक्शन है, घर तक पैसे कैसे पहुंच पा रहे हैं, कौन उनकी मदद कर रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के पुलिस की छानबीन अब तेज हो चुकी है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हमारे साथ खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ गया। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल कुमार गोठवाल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हिमानी भनोट जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। हिमानी जी, बहुत स्वागत है, यशोदा अस्पताल से हैं। हिमानी जी, मैं आपसे जवाब लूँ लेकिन उससे पहले मैं जरा इसमें अनिल सर को जोड़ रहा हूँ। अनिल सर, एक लंबा अनुभव है आपका और जिस तरीके से गैंग जो हैं अपने जिस फॉर्मेट के आधार पर काम करते थे, पहले जेल में रह करके पूरा नेटवर्क चलता था, बड़े बड़े व्यापारी जो बिजनेसमैन हैं उनको धमकी भरे फ़ोन कॉल मिलते थे, रंगदारी की जाती थी, उसमें पैसे उगाही होती थी, ये सब कुछ चलता था। लेकिन अब फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। अब हथियार सप्लाई गैंग चल रहा है इनका और ये एक बड़ा गिरोह हो रहा है राजस्थान के अंदर। बीते कुछ समय में कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है, कई हथियार सप्लाई इसमें पकड़ी भी गई है। तो इस पर आपकी क्या नजर है सर? शुभेंदु जी, ये जो कभी कभी एक लीन पीरियड आ जाता है या बीच में कभी गैप
तो क्लास में देखो, इनके गैंग के वो लॉरेंस बिश्नोई अंदर है, रोहित गोदारा बाहर है, उसका भाई जो है अभी अमेरिका में डिटेन किया हुआ है, अमनदीप। तो ये कुछ पीरियड ऐसा है। और अभी जो ये थ्रेट दी गई है, इससे पहले अभी बीकानेर पुलिस के द्वारा हिस्ट्री शीटर था सरवन सिंह और उसके साथ में दो तीन राजेश तर्क और ये शिवा और समीर वगैरह जो पकड़े गए, इनके पास से हथियार, तो ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई कि जिनको आवश्यकता होती है हथियारों की, तो वो भी हम सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सप्लाई का मामला और ये मिली भगत का मामला, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं कहीं ना कहीं पुलिस को गच्चा देने के लिए या कुछ ऐसी ऐसी चीज शंका में डालने की स्थिति के लिए भी, क्योंकि इसी मामले में जो आज फायरिंग हुई है, इनको 9 महीने पहले गैंग ने रोहित ने कॉल किया था। हाँ। और अब बात आई है थ्रेट का कॉल, और जो वो लिया है जिम्मेदारी जो ली है वो अब हरी उसने ले ली जिम्मेदारी, जबकि ये दोनों गैंगस्टर अपोजिट होना बताते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर तय के अंदर जाके, और इसी के साथ साथ जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित थी, आप ये देखिए एक वेब पोर्टल तैयार करके इनके मिलने वालों का, इनके सुराग देने वालों का इन्होंने क्या किया है, और इनका जो फाइनेंशियल वो है वो तोड़ने की फाइनेंशियल ट्रेल और फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उस पर सबसे बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए देखा जा रहा है। और दूसरा, क्योंकि परिवार का सपोर्ट भी होता है अनिल सर, आप ये हर कोई बखूबी तरीके से जानता है, और वहां पर अगर चोट होती है तो सबसे ज्यादा दर्द होता है जी। तो आप ये देखिए कि परिवार वाले आज पुलिस के सामने रोते हुए दिखाई दिए हाँ। कि हमारा क्या कसूर है, या इस तरह की जो जब रेड की गई है आज पुलिस के द्वारा, बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड, उसमें 400 से करीब ज्यादा के पुलिस ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, और इस तरह की रेड से अब अपराधियों में भय तो आता ही है, और एक नई नई चीजें मालूम होती है। देखिए, जहां अब एक पंजाब में दी गई है, एक बीकानेर में है, 3 जगह अब गंगानगर के अंदर रेड की है। तो इनके जो जो ठिये हैं, इनके अड्डे हैं, जहाँ के ये रहने वाले हैं, जिस परिवार के पास में आते हैं, उनका क्या संपत्ति का विवरण है, उन्होंने कोई मकान लिया, खरीदा है या बेचा है, और कहाँ से प्राप्त होती है, कैसा कोई बैंक अकाउंट वगैरह ये है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज एक्शन लेने के लिए ये सारी चीजें की गई। ड्रोन का और उपयोग पुलिस किया अब उस गया, तरीके से भी जांच कर रही है अनिल सर कि परिवार के लोगों से जब बातचीत हो रही है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि परिवार के जो लोग हैं वो रोते हुए नजर आ रहे थे, तो मेंटल एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, उनकी मनोस्थिति को समझा जाए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझने की भी कोशिश की जा रही है। उसको जरा हम समझते हैं। हिमानी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हिमानी जी, एक चीज इसमें अब इस मामले को, क्योंकि ये है तो थोड़ा क्राइम थ्रिलर वाला थोड़ा सा मामला है, लेकिन इसमें जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और खास करके एजीटीएफ जब पहुंची है, तो कैसे घर तक पैसा पहुंच रहा है इसको समझने के लिए, क्योंकि सामने वाला उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें पुलिस इस थ्योरी पर भी काम करेगी, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाए और उससे कुछ दबाव में जो गैंग हैं वो आ सकें और कुछ उगल दें, कुछ बता सकें। हाँ, एक बार अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें वो समझने की ज़रूरत है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ऑलरेडी उनको इस चीज़ की नॉलेज है कि वो किस चीज़ से लिंक्ड है। उनका जो बैकग्राउंड है और जो इनके मेंबर लीडर्स हैं, जो वो सब क्राइम से रिलेटेड है, एंड जब एकदम से पुलिस का इस तरीके से उनके घर पर अटैक होना, तो ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि इसका रीजन ये है कि वो एकदम से घबरा चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं फैमिली ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं तो वहां पर काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज में। कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कि वहां पर उनके जो यूथ है, उनके जो बच्चे हैं, वो गैंग्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है
सबसे बड़ा फैक्टर जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस की जो जरूरत होती है वो उनको ऐसे गैंग्स को ज्वाइन करके ही मिलती है। सबसे पहला फैक्टर है आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस। ओके, एंड हर यूथ चाहते हैं कि उनकी एक पहचान हो, एक जगह हो जहाँ उन्हें एक एक्सेप्टेंस मिले। लेकिन जब घर, स्कूल, सोसाइटी, यहाँ पर उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है, उनकी इंडिविजुअलिटी को एक वैल्यू नहीं मिल पा रही होती है, तब वो गैंग्स को एक फैमिली के रूप में देखने लग जाते हैं। हाँ। एंड वहां उनके एक स्टेटस, एक उनको दिखावा मिलता है जो उन्हें नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलता। और दूसरा So, क्या, इंस्टेंट पैसा है, आपने रंगदारी की है, आपने किसी का अगर क्राइम में अगर हाँ। आप शामिल हुए हैं तो आपको इंस्टेंट पैसा भी मिला है। हाँ। तो ये चीजें भी Second होती हैं, factor लेकिन जो- उनको ये नहीं पता कि इसका अंत कितना बुरा है, इसका अंजाम क्या हाँ, होगा, exactly। वो उससे परे होते हैं। एक जो सेकंड फैक्टर होता है फास्ट मनी जो आप कह रहे हैं, वो इसमें सबसे टॉप पर रहता है, फास्ट मनी और एक पावर ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा फैक्टर जो ये फास्ट मनी और पावर ऑफ अट्रैक्शन है, यूथ को लगता है कि एजुकेशन और मेहनत से सक्सेस बहुत लेट मिलेगा या फिर शायद उन्हें मिलेगा ही नहीं। लेकिन गैंग कल्चर में वो इंस्टेंट पैसा, पावर और इज्जत देखते हैं, एंड सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो पैसों की तरफ ही होता है। ये उनको एक शॉर्टकट माइंडसेट की तरफ धकेल देता है। और जब आपको लगता है कि शॉर्टकट से आपको रिस्पेक्ट और एक फास्ट कैश, फास्ट मनी मिल रही है, एक रिसोर्स मिल रहा है, तो आप आसानी से उस इमोशनल लेकिन ट्रैप हिमानी जी, में अब वो गिर कल्चर भी बदल गया है। पहले क्या था कि गैंगस्टर और इस तरीके की इमेज वाले लोगों को बड़ा अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल अलग परिस्थितियां अब सबके सामने हैं और बताया जाता है कि अपराधियों की जगह कहां पर है और उनके साथ कितनी बिल्कुल, सख्ती बरती जा रही है। बिल्कुल, एक चीज बिल्कुल। और है इसमें हिमानी जी, अब जो हमने देखा, एक गैंगस्टर के पिता की रोते हुए तस्वीरें सामने आई। ये क्या दिखाता है? वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो लंबे समय से संपर्क में भी नहीं है ना, लेकिन क्या ये पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश है? अब कैसे उनको रीड किया जाए? वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हालांकि वो तो कनेक्शन जोड़े जाएंगे, लेकिन शुरुआत में कैसे पता चलेगा? देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। अब हम इसको एक 50-50 चांस लेके चल सकते हैं। हो सकता है ये पुलिस को एक गुमराह करने का तरीका हो, कि ताकि उनको ऐसा, उन पे कोई प्रेशर ना डाला जाए, उनको फोर्स ना किया जाए ये जानने के लिए कि आप बताइए कि वो जो गैंग मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, वो कहाँ पर है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शायद वो फैमिली से लिंक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है। मैंने 2-3 रिसर्च पेपर्स में पढ़ा था क्रिमिनल माइंड के बारे में, तो उसमें यूजुअली क्या होता है, जब उनको फैमिली से वो पावर, वो अफेक्शन, वो बिलोंगिंगनेस फील नहीं हो पाती है, तो वो यूजुअली अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं एंड गैंग को ही एक अपना फैमिली समझ लेते हैं। ठीक है। और जहां तक फादर के इमोशनल होने की बात है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो उनका बच्चा है, वो इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, चाहे लेकिन वो criminal है, पैसा चाहे वो कहाँ नहीं। से आ रहा है, नई जो प्रॉपर्टीज बन रही हैं वो सब कैसे हो रहा है, इसको लेकर के बड़ा डाउट है। और पुलिस उसी थ्योरी पर भी अब काम कर रही है कि भैया कौन आकर के मिल रहा है और ये पैसे को लेकर के फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कौन है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार राजेश कसेरा जी कार्यक्रम में जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। राजेश जी, अब एक सवाल ये कि भाई ये तो साफ हो रहा है ना, और जो पिता का रोते हुए का वो वीडियो है वो तो बड़ा वायरल भी हो रहा है, हर कोई कह रहा है कि शायद इसके पीछे सच्चाई भी हो, लेकिन सवाल ये भी कि भैया इतनी जो प्रॉपर्टी बन रही है तो पैसा तो कहीं से आ रहा है ना। और ये भी कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट यही गैंगस्टर्स कर रहे हैं। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग हो, चाहे रोहित गोदारा हो, उनसे जुड़े हुए लोग हुए, राजस्थान के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले कई दशकों से हम इनकी चर्चाओं को, इनकी थ्रेट्स को, इनकी वसूली को, इनके द्वारा जो बनाए गए गैंग के बारे में सुनते आ रहे हैं। और ये बहुत डिले हम ये मान के चली गई एक्शन ले रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई, क्यों इनको इतना अवसर दिया गया, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी या वो क्या रीजंस थे, क्या इनको पनपने का इतना मौका दिया गया। क्योंकि खुलेआम, चाहे जेल पर जेल के बाहर भी किस तरह से सत्ता चलाते हैं, किसी से छिपा नहीं है। और जिस तरह के हथियार इस बार जो बरामद किए गए हैं या इन पर जिस तरह से अब ट्रैकिंग की कार्रवाई की जा रही है, ये बता रहे हैं कि ये मजबूती एकदम नहीं आई। कितने काफी टाइम से इनका बेस को मजबूत करने का काम किया गया हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे सोशली हो, या किसी भी तरह के पहलू से जो इनको मजबूत बनाने का काम किया गया है। ये उसी का परिणाम है कि आज जब
हम गले तक आ गए, यानी पानी जब सिर के ऊपर उठने लगा, तब हमें ये एकदम नींद टूटी। नहीं, ये स्थिति तो अब और विकराल होती जा रही है, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं दिनों दिन ये किस कदर ये गेग मजबूत हो रही है कि और कहीं सर इसका पर दूसरा पहलू कभी जिसका हम भी शुरुआत कुछ में भी जिक्र भी कर रहे थे राजेश जी कि एक तो हम देख रहे थे कि भाई बड़े बड़े व्यापारियों को, बिजनेसमैन को रंगदारी के कॉल आते थे। वो तो एक चल ही रहा था, एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था कि जेल के अंदर बैठे हैं, फोन कर दिया किसी को भी, इतना पैसा देना है जी। ये दबंगई दादागिरी चल रही थी इनकी। लेकिन दूसरा तरीका अब और अपनाया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कई हथियार सप्लाई गिरोह और ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। तो यानी कि रेगिस्तान के अंदर एक बड़ा नेटवर्क वो भी एक्टिव हुआ है जो हथियारों के जरिए सप्लाई कर रहा है, और ये बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सिक्योरिटी को लेकर के लोगों की अब डर भी है, व्यापारियों में डर है। अब बिल्कुल देखिए, और आप देखिए अक्सर वो लोग पकड़े जा रहे हैं इसमें जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। यानी नए लोगों को भी अपनी टीम के अंदर किस तरह से जोड़ने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये भी हमारे इंटेलिजेंस और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है। कि ये बड़े आसानी से सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी ऐसे माध्यम जिनके जरिए अपनी बात को उन तक पहुंचाने में कामयाब हो पा रहे हैं, ये उसी का परिणाम है शुभेंदु के नए लोग इस फील्ड में आगे आ रहे हैं, और उनसे वो तस्करी और हथियारों को इधर उधर ले जाने का काम, पैसे को इधर उधर पहुंचाने का काम, और राजेश जी उनसे शायद धमकी दिलाने ये का एक काम। बड़ा कारण ये भी है कि भाई रोजगार नहीं है, या तो रोजगार नहीं है या वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, एक फैक्टर ये भी है, तभी तो वो इस लाइन में आ रहे हैं। और दूसरी इसकी चकाचौंध अभी जो दिखाई दे रही है, लेकिन अंजाम पता नहीं है कि अंजाम आखिर में क्या होता है ना। तो ये दूसरा गलत गणित उनको समझाया जाता है, ये भी एक तीसरा कारण इसमें दिखाई देता है। लेकिन अनिल जी को मैं जरा वापस से जोड़ रहा हूं। सर ये वाकई में राजेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात कि एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि यूथ इसमें जुड़ रहा है। देखिए शुभेंदु जी, ये जो सोशल मीडिया का वो आजकल फिनोमिना है पूरे देश में, नहीं पूरे इंटरनेशनल उसमें, तो ये यूथ जो जुड़ रहा है वो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जिसको ग्लोरीफाइंग या इस तरह का और इसका तरीका भी है सर, पोस्ट आजकल हम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि यूट्यूबर्स जो हैं वो नकली पिस्तौल के साथ दबंगई दिखाते हुए ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। तो ये एक मैसेज भी जाता है यूथ के अंदर। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये ग्लोरिफिकेशन करता है, तो सोशल मीडिया के अंदर इस तरह का है। और फिर देखो, आप अगर मान लो किसी भी नाम से, अगर लॉरेंस गेम के नाम से या रोहित गोदारा के नाम से किसी ने फेसबुक का एक वो चला दिया, तो उसके कितने फॉलोवर्स आ जाएंगे। अब आप देखो, उसमें पुलिस की तो नेगेटिविटी होगी, लेकिन उनका वो बड़ापन दिया जाएगा और वो ऐसा फील किया जाएगा कि नहीं, ये सही है। तो एक ये जो चीज है, हमारी जो प्रवृत्ति है, जो समाज के अंदर एक आईना है, तो शिक्षा तो एक उसका कारण है ही, और परिवार का, समाज का और हमारे परिवारजनों का जो कंट्रोल है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ स्थिति में कमजोर है, और वो समझता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है और मेरे लिए कोई वो पीछा नहीं है, मैंने तो कर दिया तो लाखों में करोड़ों में मेरा क्या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि इसमें आइडेंटिटी बहुत जल्दी डिस्क्लोज होती है, लाइक डिसलाइक करके, और वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैसेज है। और दूसरा कि ये जो हथियार वाला है, मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर जो पैसा है वो फाइनेंशियल वो है, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि उनको अगर मान लो कोई चीज जरूरत है, आवश्यकता है, और वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो मुंह मांगे दाम उसको मार्केट में मिल रहे हैं। तो ऐसी चीजें उनको लाने के लिए वो लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके कुछ क्लूज ऐसे चल जाते हैं, तो उससे जो पैसा है वो एक इनको आकर्षित करता है यूथ में। ये तो है ही कि कुछ बेरोजगारी का भी कारण रहा है कि वही बेरोजगार है, लेकिन इस तरफ सिर्फ जाना, और इसके अंदर तो वो पैसे का एक वो है, और दूसरा ग्लोरिफिकेशन, गौरव मानना अपना। अच्छा, आपको। एक चीज और इसमें मैं जोड़ रहा हूं, मैं इसमें राजेश सर के पास वापस आ रहा हूं कि ये जो फंडिंग हो रही है, आप देख रहे हैं, हम जो बदमाश है जितने भी, इनके खराब देखिए, बड़े आलीशान घर बने हुए हैं इनके, बहुत बड़े बड़े मकान हैं इनके, अलग अलग ठिकाने हैं इनके। तो ये फंडिंग कहां से हो रही है? अगर ये फरार हैं, इनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? अब बिल्कुल देखो शिवेंदु, ये बहुत क्लियर कट, हम अगर अपराध के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें और बड़े बड़े क्रिमिनल्स की भी अगर हिस्ट्री को पढ़ें, तो आप मानकर चलिए ये बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के
मजबूत राजनीतिक दलों के और उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, उनसे इनका किस तरह से कनेक्शन होता है, क्योंकि चुनाव के दौरान ये उनको किस तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसके अलावा एक पूरा फोकस जो इनका बना हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे पूंजीपति लोग भी शामिल हैं जो अपना दबदबा सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क है जो केवल ये नए युवाओं को आकर्षित नहीं कर रहा। सबसे बड़ा तो जो भी गोठवाल साहब ने कहा, पैसा एक बहुत बड़ी चीज है कि कम समय के अंदर कितनी तेजी से आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है कि आप एक जगह धमकी दीजिए, कहीं हथियार इधर से उधर कीजिए और आपको 5 से 10 लाख रुपए का अमाउंट एक सिंगल टाइम में आपको दे दिया जाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति है जो लोगों में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके जिनके पीछे ऐसे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे नेटवर्क यदि गहराई से पुलिस खंगालना शुरू करेगी तो ये तो सिर्फ छोटे छर्रे और मछलियां हैं। बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े मगरमच्छ इसके पीछे छिपे हुए पड़े हैं, और वो चेहरे यदि बेनकाब कर दिए जाए शुभेंदु, तो सारी स्थिति सामने हो जाएगी कि कैसे ये नेटवर्क बनता है और मजबूत बनता जाता है। और इसीलिए इनको अगर कमज़ोर करना है तो सबसे पहले इनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। बार बार इसलिए इसका जिक्र हो रहा है, और कहाँ से इनका पैसा आ रहा है, अगर वो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शायद ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देंगे। और क्योंकि असल में वहीं से तो सपोर्ट मिल रहा है। मैं इसमें हिमानी जी को जोड़ रहा हूँ। हिमानी जी, अब यूथ को कैसे रोका जाए, ये हम कैसे समझाएं, या जो गलत रास्ते पे आ चुके हैं उनको समझाने के लिए कैसे, क्या काउंसलिंग होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर बहुत सारे ऐसे यूथ भी हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जेल में जो कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के जो जेल में बंद होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको वो अपनी तरफ खींचते हैं और बड़े अपराधों में उनको फिर शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम यूथ को स्टॉप कैसे कर सकते हैं फ्रॉम जॉइनिंग दीज गैंग्स। लेकिन इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है। अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूथ गैंग्स में फन के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और बिलोंगिंग, इज्जत या सपोर्ट नहीं मिल रही होती है। अगर हम इनको रोकना चाहते हैं तो पुलिस एक्शन के साथ साथ हमें उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स पर भी काम करना होगा। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि हम जेल के अंदर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हर इंसान को घर में एक सेफ स्पेस चाहिए होता है जहां उसकी बात सुनी जाए। जब उनको वो सेफ स्पेस नहीं मिल पाता है, जब पेरेंट्स सिर्फ कंट्रोल करते हैं और समझते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, तब बच्चा घर से दूर जाके गैंग्स में अपना एक फैमिली मेंबर ढूंढने की कोशिश करता है। थेरेपी और काउंसलिंग एक ब्रिज बन सकती है इन दोनों चीजों के बीच में, जहां पर उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिले। एजुकेशन और इमोशनल लिटरेसी जो है वो दूसरा फैक्टर है। स्कूल्स में हम सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं पर इमोशनल इंटेलिजेंस, एंगर मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को नहीं सिखाते। अगर बच्चों को सिखाया जाए कि अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को हेल्दी तरीके से निकाला जा सकता है तो वो वायलेंस की तरफ कम जाएंगे। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात है तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूथ को लगता है कि मेहनत से सक्सेस काफी स्लो आता है, लेकिन गैंग से एक फास्ट मनी और पावर उन्हें मिल सकती है। इस चक्कर को तोड़ने के लिए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, स्किल बिल्डिंग और करियर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम जो है उनको उस तरफ जाने से रोक पाएंगे। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन लॉरेंस और गोदारा गैंग पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये माना जा रहा है कि ये अंतिम प्रहार है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट पर सबसे पहले प्रहार हो रहा है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।